हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPCS 186 का यूनिट नंबर 8 देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पार्ट नंबर 3, जिसकी शुरुआत यहाँ पर होती है इंटरपर्सनल स्किल्स से। तो यूनिट नंबर 4 में हमने ये देखा था कि जो स्ट्रेस का इम्पैक्ट है वो रिलेशनशिप्स पे कैसे आता है, और इस सेक्शन में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे उस स्ट्रेस को यहाँ पर रिलीव करने के लिए अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को हम बेटर बना सकते हैं, ताकि हम अपनी जो रिलेशनशिप्स है उसमें एक पॉजिटिवनेस डेवलप कर सकें। जो भी इंडिविजुअल किसी दूसरे से बात करता है उसमें कम से कम कन्फ्लिक्ट्स हों, पॉजिटिव कम्युनिकेशन रहे, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन रहे। क्योंकि अगर इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, एक इंसान सिर्फ बोलता जा रहा है, दूसरा सुन रहा है, कोई ज़्यादा भाव नहीं दे रहा, तो वो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, जो रिलेशनशिप है, वो आगे जाकर ज़्यादा फ्रूटफुल बनेगी नहीं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर प्रॉपर वे में इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप पॉजिटिव बनती है। एक इंडिविजुअल में लेसर कन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, और पॉजिटिव कम्युनिकेशन सेटअप यहाँ पर हमें इस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई देता है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स ये होती क्या हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स कुछ ऐसे बिहेवियर और कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बात करते हुए या इंटरैक्ट करते हुए डिस्प्ले करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई इंसान एक दूसरे से इंसान से बात कर रहा है। अब एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है, वो कुछ इंटरेक्शन के लिए कुछ ना कुछ अपने इमोशंस को डिस्प्ले कर रहा है। जैसे कि वो खुश है, वो स्माइल पास कर रहा है, ठीक है। अगर वो सैड है तो कुछ ज़्यादा उसे बोलेगा नहीं, वो चुपचाप यहाँ पर सुनता रहेगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सब इंटरपर्सनल स्किल्स में आती हैं। ये कुछ ऐसी बिहेवियर्स और क्वालिटीज़ होती हैं जो कि इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन के समय एक दूसरे को डिस्प्ले करते हैं। आगे बात आती है हमारे पास कि जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं हम उनको डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। इंटरपर्सनल स्किल्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कम्युनिकेशन का ही आता है। जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वो ही यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि कॉन्टिन्यूस इन नेचर होता है, वो चलता रहता है। इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हम एक साथ करते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव वे में लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, और उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के बाद फीडबैक लेना उसके बिहाफ पर वो भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम कुछ देखते हैं कि इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन है उसको हम सबसे पहले इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला रास्ता हमारे पास आता है एक्टिव लिसनिंग का। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि जो भी इंडिविजुअल जिससे हम बात कर रहे हैं, अगर वो हमें कुछ कह रहा है तो हम उससे बातें किए बिना उसकी बातों को ध्यान से सुनें, उसको फुल अटेंशन दें, कि उसे भी लगे कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरी बात अच्छे से सुन रहा है, तभी वो ज़्यादा अच्छे से इंटरैक्ट कर पाएगा। और इसी के लिए यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि एक्टिव लिसनर बनने के लिए हमें बातें कम से कम करनी चाहिए और लिसनिंग ज़्यादा करनी चाहिए। सेकंड, कि अगर हमें एक्टिव लिसनर बनना है तो जो भी स्पीकर है जो हमसे बात कर रहा है उसको ईज वे में यहाँ पर ईजी उसको यहाँ पर एक इन्वायरमेंट बना के दें, ठीक है। फिर है कि जो भी स्पीकर है उसको ये पता लगना चाहिए कि क्या आप उसकी बातों से समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप उसे सुनना चाहते हैं, अगर आप उसे ऐसे जेस्चर्स दे रहे हैं जिससे कि उसे लगे कि आप उसे सुनना नहीं चाहते हैं, तो वो एक्टिव लिसनिंग होगी ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हमें कुछ ऐसे जेस्चर्स दिखाने चाहिए जिससे कि लगे हम उसको फुल अटेंशन पे कर रहे हैं। उसके बाद अपने जो भी स्पीकर है, जो भी वो इमोशंस को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, हमें उसके एम्पैथसाइज़ करना चाहिए, मतलब उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। पेशेंस के साथ यहाँ पर हमें करना चाहिए। अपने अंदर आने वाले इमोशंस को मैनेज करके रखना चाहिए। अगर एक स्पीकर अपनी बात को ख़त्म करता है, उसके बाद हम अपने इमोशंस को उसको एक्सप्रेस करें, अपनी बातों को आगे रखें, और बीच-बीच में क्वेश्चंस पूछते रहें कि ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि क्या वो बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर आता है हमारे पास ओपन टू फीडबैक, कि जो भी हमारे बीच में कम्युनिकेशन हुई है, ये टू वे प्रोसेस है। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से बातें करता है, तो इस पूरे कम्युनिकेशन में जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, कि जो भी हमारी बीच में कम्युनिकेशन हुई है
उसका फीडबैक निकला क्या, कि वो बनी कैसे, पॉजिटिव रही, नेगेटिव रही। तो इसी में हमें बताया जाता है कि भले ही कोई भी कम्युनिकेशन हो, पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव भी हो तो हमें उसे ओपन माइंड के साथ यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि हम अपनी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको यहाँ पर इम्प्रूव कर सकें और इंश्योर कर सकें एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को, जब भी हम किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, ताकि हमारी एक हेल्दी हैबिट बनी रहे कि हम फीडबैक को, जो भी नेगेटिव हो, हमारे हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो, हम प्रॉपर माइंडसेट के साथ उसे यहाँ पर एक्वायर करें। फिर आता है हमारे पास पेइंग अटेंशन टू नॉन वर्बल बिहेवियर्स। कम्युनिकेशन में हमने ऊपर पढ़ के रखा है कि हमें प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए नॉन वर्बल बिहेवियर्स को। अब ये नॉन वर्बल बिहेवियर्स होते क्या हैं? ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, कि कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, आप उसके सामने अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके ओपिनियंस क्या हैं, जेस्चर्स क्या हैं, बॉडी मूवमेंट्स क्या हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं नॉन वर्बल बिहेवियर्स में। तो इसी को यहाँ पर मेंटेन करने की बात हमें कही गई है, कि जो भी इंसान है जो हमसे बातें कर रहा है, उसकी बॉडी रिएक्शंस को हम नोटिस करते रहें, ठीक है, उसके प्रॉपर अटेंशन दें कि उसकी बॉडी मूवमेंट, उसकी आई मूवमेंट, उसके एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, फीलिंग, इमोशंस, उन सभी पे अगर हम नज़रें बनाकर रखेंगे तो हम एक हेल्दी कम्युनिकेशन को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव नॉन वर्बल बिहेवियर्स में होता कैसा है, कि एक रेगुलर आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें डालकर हम बातें करते रहें, ठीक है, एक दूसरे के जो बातें हैं उनको सुनकर थोड़ा सर हिला दिया करें। तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो यही है कि आई कांटेक्ट को अवॉइड करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा उबासियाँ लेना, ये सारा कुछ हमने स्कूल में देखा होगा इंग्लिश के पीरियड में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। फिर आता है हमारे पास मैनेजिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, कि जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई बैरियर ना आए। अगर कोई भी किसी भी तरीके का बैरियर आता है तो वो कम्युनिकेशन फ्रूटफुल नहीं होती। तो यही हमें कुछ बैरियर्स भी बता कर रखे हैं। अगर हम फिजिकल बैरियर्स की बात करें तो डिस्ट्रैक्शंस होता है, किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, पीछे से कोई आवाज़ें आ रही हैं, पुअर टाइमिंग है, ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं तभी दूसरा कुछ बोलना चाह रहा है, फिर हम बोलने की कोशिश करते हैं फिर वो चुप हो जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिजिकल बैरियर्स में आती हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात करें तो सिनेमैटिक जो भी बैरियर्स होते हैं, परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस होते हैं, जो कि हम किसी की भी बातों को गलत वे में अगर परसीव कर लें तो ये सारे बैरियर्स आने लगते हैं। फीडबैक का लैगिंग होना, क्लोज माइंड के साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन में रहना, ये भी सारे बैरियर्स होते हैं। कल्चरल बैरियर्स की बात करें तो एक इंसान हमारी लैंग्वेज ही नहीं जानता, वो एक बड़ा बैरियर बन जाती है। एज और जेंडर बैरियर बन जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें यहाँ पर एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में देखनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें इंटरपर्सनल स्किल्स में, तो वो आता है हमारे पास पर्सनल स्पेस। अब पर्सनल स्पेस का मतलब ये है कि ये एक ऐसी बाउंड्री होती है किसी भी इंडिविजुअल की, जहाँ पर वो अपनी बातें एक रेंज तक यहाँ पर दूसरों के साथ शेयर करता है। ऐसी बातें होती हैं जिसमें वो कंफर्टेबल रहता है दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में, जिसे हम पर्सनल स्पेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें फिगर दे रखी है, तो जैसे ये फिगर है, ये इंडिविजुअल है बीच में यहाँ पर इनर वॉल में। अब इसकी यहाँ से आउटर वॉल से शुरू हो गई इसकी एक बाउंड्री, कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो अपनी कुछ बातें दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते समय शेयर कर सकता है, ठीक है। कोई जैसे बाहर का आदमी आ गया, ठीक है, कि बाहर का आदमी आया, हमने रास्ता उसने पूछा, हमने रास्ता बता दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसे अपने बैंक का अकाउंट नंबर, अपनी बर्थ डेट वगैरह, अपने माँ बाप का नाम बताना चालू कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो ये सब होता है आउटर वॉल में। मिडल वॉल में क्या क्या आता है? मिडल वॉल में आ जाते हैं हमारे कुछ ऐसे दोस्त, ऐसे रिलेटिव्स आ जाते हैं जिनसे हम अपनी कुछ बातें शेयर करते हैं, कि हमारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में हमारी लाइफ कैसे चल रही है। फिर आती है इनर वॉल, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो पर्सनल थिंग्स होती हैं वो हम यहाँ पर इनर वॉल में शेयर करते हैं, जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा खास, हमारे जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खास दोस्त होते हैं, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर इनर वॉल में शेयर करते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है कि जब भी हम किसी के साथ भी इंटरेक्ट करें तो हमें एक सर्टेन डिस्टेंस यहाँ पर बना के रखना चाहिए, ताकि जो भी रिलेशनशिप है वो यहाँ पर मेंटेन रह सके। अगर हम पर्सनल स्पेस की बात करें तो पर्सनल स्पेस का नेचर ऐसा होता है कि ये एक रिलेशनशिप की फॉर्मेलिटी के बेसिस पर बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद
एज का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। अगर हम बूढ़े लोगों को ये बताने लगेंगे कि मेरे एग्ज़ाम बेकार जा रहे हैं, ये सब उनका उनसे लेना देना क्या है, ठीक है? वो सब उन्हें बातें नहीं बतानी चाहिए। उसके बाद जेंडर का भी एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि जो लड़के होते हैं, लड़कियों को कुछ बातें बताने से डरते हैं। वहीं जो लड़कियाँ होती हैं, वो भी लड़कों को कुछ अपनी बात बताने से डरती हैं। तो ये जो सर्टेन टाइप का डिस्टेंस है, वो यहाँ पर हम एक पर्सनल स्पेस में मेंटेन करके रख सकते हैं। और इसमें ये इम्पोर्टेंट कहा जाता है कि हर किसी को अपने पर्सनल स्पेस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए जब भी हम किसी कम्युनिकेशन में एंगेज हों दूसरों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि हमारी पर्सनल स्पेस है क्या और किस पर्टिकुलर लिमिट के बाद हम यहाँ पर कम्युनिकेशन में अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। बस तो यही चीज़ हमें यहाँ पर पर्सनल स्पेस के बारे में बताई गई है। फिर हमारे पास आता है हमारे पास यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है रियलाइजेशन ऑफ वन सेल्फ एज एन इंडिविजुअल एंटिटी। सिंपल टर्म्स में देखें तो ये अवेयरनेस ऐसी होती है जहाँ पर अपने अंदर आने वाली फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर्स, उनके बारे में अवेयरनेस होना सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। मतलब हमारे अंदर जो भी फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग आ क्यों रही है, उसके पीछे के कॉजेज क्या क्या हैं, बुरी आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ अवेयरनेस में आती हैं। बाकी सब कुछ हमने BPCS 185 में कवर करके रखा है। अब आगे बात करते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो ये भी BPCS 185 का ही पार्ट है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंटरपर्सनल स्किल है जो कि हम स्ट्रेस से डील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की कि जहाँ पर वो अपने अंदर आने वाली फीलिंग्स, इमोशंस को यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है, उन्हें मॉनिटर करता है कि किस किस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे किस तरीके के फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रहे हैं। उनके बीच में वो डिस्क्रिमिनेशन बनाता है कि क्या उनमें से पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, और जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए वो क्या उसके इमोशन दे पा रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन उसके इमोशन से मिलती है वो उसके एक्शंस को गाइड करने में मदद करती है, उसकी थिंकिंग को यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। तो ये होता है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर यहीं हम इसको और सिंप्लीफाई करके देखें तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने अंदर आने वाली जो भी इमोशंस हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है, उन्हें अपनी थिंकिंग में यूज़ करता है, अपने एक्शंस में यूज़ करता है, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उन्हें मैनेज करने की कोशिश करता है। तो यही सारी चीज़ें हमें इमोशनल इंटेलिजेंस में दिखाई देती हैं। बाकी ये जो सारे कंसेप्ट हैं ये हम BPCS 185 में देख चुके हैं। अगर हम ऊपर ऊपर से बात करें तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हम देख ही चुके हैं। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि जो भी हम एक इंडिविजुअल के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उन इमोशंस पर हमारा कितना ज़्यादा कंट्रोल है। तो वही होता है हमारा सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ मोटिवेशन का क्या मतलब है कि जो भी हमारी इंटरनल फोर्सेस हैं जो कि हमें एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए फोर्स करती हैं, वो होता है हमारा सेल्फ मोटिवेशन। एम्पैथी का मतलब ये है कि जिससे भी हम बात कर रहे हैं उसके जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, हम उसको कॉम्प्रीहेंड करें, ठीक है, उसको समझें कि पर्टिकुलर इमोशंस आ क्यों रहे हैं। तो ये हो गया एम्पैथी। फिर आगे हमारी बात आती है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, कि जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती है ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आता। कन्फ्लिक्ट तो हर किसी में आता है। तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो यहाँ किसी तरीके की दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी बन रहती है। मतलब एक पार्टी दूसरे से कभी ना कभी यहाँ पर असहमति जाहिर करने की कोशिश करती है। अब ये पार्टियाँ कोई नेशंस, देश भी हो सकते हैं, कोई ग्रुप्स, कपल्स, कलीग, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं किसी भी एक इशू को लेकर। कोई इशू है हमारी, उस पे जो स्ट्रेंथ है, मतलब हम उसे सपोर्ट करते हैं, दूसरा जो इंडिविजुअल है वो उसे सपोर्ट नहीं करता है, तो इससे लेकर भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं वो हमें यहाँ पर बता रखे हैं। जैसे कि अवॉइडिंग। अवॉइडिंग का मतलब ये है कि जो भी जब भी हमें लगे है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइप का कॉन्फ्लिक्ट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अराइज हो सकता है तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करें। ये होता है अवॉइडिंग। सेकंड आता है कॉम्पिटिंग। ठीक है, इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में उलझते इसलिए हैं जीतने के लिए। ये विन और लूज सिचुएशन होती है जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपनी असर्टिवनेस को यहाँ पर दूसरे पर डोमिनेट करने की कोशिश करता है। असर्टिवनेस का मतलब ये होता है कि हमारा एक राइट है
अपने हमारे अंदर जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसको एक्सप्रेस करने का। तो कॉम्पिटिंग नाम के एक पॉइंट में हमें यही बताया गया है कि ये जो पर्टिकुलर डोमेन है, इसमें जो इंडिविजुअल है, वो अपनी असर्टिवनेस का ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर बना के रखता है दूसरे इंडिविजुअल पर, ताकि वो जीत सके और कन्फ्लिक्ट को वहाँ रिजॉल्व किया जा सके। थर्ड आता है हमारे पास एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग का मतलब ये है कि जहाँ पर इंडिविजुअल कोऑपरेटिव होते हैं पर असर्टिव नहीं होते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल क्या करते हैं कि हेल्दी तरीके से दोनों पार्टियाँ जो होती हैं, वो कन्फ्लिक्ट को जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर कोऑपरेशन को करती हैं। इसको हम लूज विन स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास आता है कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो असर्टिव भी होते हैं और कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव भी होते हैं। जब दोनों पार्टियां एक एग्रीड सॉल्यूशन पर आ जाती हैं, तब उनका कन्फ्लिक्ट यहाँ पर रिजॉल्व हो जाता है, जिसे हम विन विन स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग का क्या है कि दो में से एक पार्टी जो है वो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है। एक पार्शियल तरीके का कॉपरेशन और असर्टिवनेस हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमारा कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो पाता है। तो यही रही बात हमारी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की। अब बात आती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अब अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ही यही है कि एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं थ्रू डिस्कवरी एंड एनालिसिस। आगे अगर हम बात करें कि किस किस तरीके से हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, तो तीन तरीके की, यहाँ पर दो तरीके की हमें कैटेगराइजेशन दे रखी है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास रूटीन प्रॉब्लम्स एंड नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स। रूटीन प्रॉब्लम्स हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि जहाँ पर जिन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो हमें इमीडिएटली चाहिए होता है। जैसे कि एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अब उसका इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हॉस्पिटल में दाखिल कराएंगे। ठीक है, तो ये हो गई एक रूटीन प्रॉब्लम। नॉन रूटीन प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन जो है वो ईजीली नहीं मिलता। ठीक है, ईजिली और इमीडिएटली अवेलेबल होता ही नहीं। इसके लिए हमें पूरा एनालिसिस करना पड़ता है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो ये हो गया हमारा नॉन रूटीन प्रॉब्लम। फिर आता है हमारे पास वेल डिफाइंड और इनडिफाइंड प्रॉब्लम्स। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स मतलब इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके गोल्स होते हैं जो क्लियर होते हैं, जिससे कि जो प्रॉब्लम है उसको हम सब गोल्स में डिवाइड करके आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वहीं अगर हम इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स की बात करें, तो इन प्रॉब्लम्स के जो भी गोल्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते और बड़े स्पेसिफिक से होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पर हमें इनके सॉल्यूशंस को ढूंढना पड़ता है। वहीं अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहला स्टेप आता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें यही होता है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, हम उसको डायग्नोस करते हैं, मतलब उसको यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो अराइज क्यों रही है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो हम इसमें यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि ये प्रॉब्लम है क्या, कहाँ ये पैदा हो रही है, किसकी वजह से ये पैदा हो रही है। ठीक है, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी कि जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन में आता है, जहाँ पर हम सिम्टम्स को तलाशने की कोशिश करते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को तलाशने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो आती है। सेकंड आता है हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि हम प्रॉब्लम को डिफाइन करें अच्छे से, जो भी उसके पर्टिकुलर यहाँ पर पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करें ताकि उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर जल्द से जल्द निपटा सकें। जो भी क्लूज मिलते हैं किसी भी तरीके से, हम प्रॉब्लम को उससे इफेक्टिवली सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहाँ हम दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, हम दिमाग चलाने की बात करते हैं। थर्ड स्टेप आता है हमारे पास सिलेक्टिंग का सॉल्यूशन, कि जब हमने सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली कि कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि इस प्रॉब्लम के लिए सुटेबल हैं। अब उसमें से एक सॉल्यूशन जो कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, हम उसमें से एक सॉल्यूशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हो, भले वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, हम उस पर फोकस कर सकें। और इसलिए यहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए कि जो भी इंडिविजुअल है उसके पास उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज भी होने चाहिए। बिना रिसोर्सेज के कोई भी सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। अगर हमने बिना रिसोर्सेज के
सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर लिया तो वो सॉल्यूशन एक दोबारा से प्रॉब्लम में क्रिएट हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें हम स्टेप नंबर 3 में करते हैं। फोर्थ स्टेप आता है हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, कि जब हमने एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, सॉल्यूशन को सेलेक्ट कर लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, तो हमने अपने सॉल्यूशन को अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए छोड़ दिया। फिफ्थ हमारे पास आता है रिफ्लेक्टिंग ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो भी हमने सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया, अब हमें ये देखना है कि क्या-क्या उसमें नुआंसेस हैं, क्या-क्या लूप होल्स उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं, भले ही वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम फिफ्थ स्टेप में देखते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं, वो क्या-क्या होते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो होता है ट्रायल एंड एरर, कि हमने एक कोई भी सॉल्यूशन लिया, उसको पहले ट्राई किया, ट्राई सही हुआ मतलब इम्प्लीमेंट अच्छे से हो गया, तब तो बढ़िया बात है। अगर एरर आई तो हमने कोई दूसरा सॉल्यूशन निकाला और फिर से वो इम्प्लीमेंट करने करने चले गए। तो ये सारी चीज़ें एक साइकिल के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, पर इसमें यही दिक्कत आती है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर हमारे पास आता है ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब ये है कि जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थंब रूल्स हैं, हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करें, जिससे कि हमें फास्ट तरीके से सॉल्यूशन मिले। पर ये सॉल्यूशंस कोई भी अगर हम ढूँढने की कोशिश करते हैं, तो कभी-कभार यहाँ पर ये भी हमें देखने को मिलता है कि जिससे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स और जो अटेंशन होती है उस प्रॉब्लम के लिए, वो कम से कम हो जाती है। ठीक है? फिर उसके बाद आता है हमारे पास एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब ये है कि स्टेप वाइज अप्रोच के साथ, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज हम चलें, एक एक करके यहाँ पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एक सॉल्यूशन को सिलेक्ट और इम्प्लीमेंट करने के लिए, पर ये भी स्ट्रैटेजी एक टाइम कंज्यूमिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास आती है इनसाइट, कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी उसने हमारा सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया है, वो उस पे एक इनसाइट रखे कि जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पर अकर कैसे हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं इस यूनिट में। थैंक यू सो मच।